परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, तो देखना जीत हमारी उसी दौरान। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ राजस्थान की इतिहास की इस क्लास में। तो मित्रों, 1857 की क्रांति चल रही है और मैंने आपको लगभग 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ हुई वो पूरी तरह से बता दिया। लेकिन आज की क्लास में आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा, पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक 1857 की कहाँ कैसे क्रांति हुई। और आज हम 1857 की क्रांति को पूरी तरह से पूरा कर लेंगे, आज पूरी तरह से पढ़ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम राजस्थान में। तो चल रहा था 1857 की क्रांति। अंग्रेजों से सैनिक, राजा सभी लोग पीड़ित थे, लेकिन कुछ राजा उनके हिमायती बन बैठे थे। उनको क्या पता, सांप सूंघ गया था, जैसे सांप सूंघ गया ना, उनको पता ही नहीं पड़ रहा था हमारा मान क्या है, हमारा सम्मान क्या है। हमारे पूर्वजों ने किस तरह से अपने सम्मान को, अपने राज्य ज्ञान को, अपने वंश ज्ञान को बनाए रखा, वो पूरी तरह से उस बात को भूल चुके थे। तो वो सब अंग्रेजों के साथ हो गए, लेकिन जो सैनिक थे, सैनिकों के अंदर आग उबल रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि मेरठ में 15वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे जो बंगाल के थे, मंगल पांडे ने विरोध कर दिया था। सुअर और गाय की एक चर्बी मिलाकर जो कारतूस की जो वो बन रही थी ऊपर की, वो मुंह से छीननी पड़ती थी, तो उसका विरोध किया था मंगल पांडे ने। और धीरे धीरे वो विरोध बढ़ता गया। इन्होंने तारीख फिक्स की थी 31 मई 1857। 31 मई 1857, लेकिन क्रांति तो वहां पर 10 को ही शुरू हो गई थी, 10 मई को ही शुरू हो गई थी। तो इस तरह से ये क्रांति प्रॉपर तरीके से चालू नहीं हो पाई जिस तरह से इन्होंने प्लान किया था। तो वैसे ही क्रांति की आग पूरे देश में धीरे धीरे फैलती जा रही थी, और वो फैलती फैलती राजस्थान में भी पहुंच गई थी, नसीराबाद में इन्होंने घबरा कर, क्योंकि अजमेर जो था ना, अजमेर मेरवाड़ा, ये इनका प्रमुख केंद्र था, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश था। अंग्रेजों के जितने गोले बारूद, जितने भी हथियार थे, वो सभी कहाँ थे? अजमेर। तो जो यहाँ का उस वक्त एजीजी था, पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा कि मैं इस विरोध को रोकने के लिए अजमेर पर ध्यान दूं। तो उसने अजमेर पर ध्यान देने की कोशिश की, और यहाँ पर बहुत सारी पलटनों को, जैसे 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल इन्फेंट्री, मारवाड़ लांसर्स, ऐसे उसने 3-4 टुकड़े बनाए। तो ये 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी ना, तो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री का एक व्यक्ति था बख्तावर सिंह, सूबेदार था बख्तावर सिंह। इसने कहा कि वहां से बंगाल से इनको यहां बुलाया जा रहा है, यहां से किसी को कहां भेजा जा रहा है, दूसरी टुकड़ियों को यहां पर बुलाया जा रहा है। तो इसके मन में आया कि इसने कि मैं अंग्रेजों से सवाल पूछता हूं, एक बात बताओ, क्या तुमको हम पर विश्वास है या नहीं? सीधा सवाल पूछा बख्तावर सिंह ने कि तुमको हम पर विश्वास है या नहीं, ये दूसरी टुकड़े को बुलाने का क्या मतलब है? तो इसकी बात का इसको सही तरह से मनोवांछित, जो संतुष्ट कर सके, वो जवाब नहीं मिला। तो इसका दिमाग खराब हो गया और इसने नसीराबाद की छावनी में विद्रोह कर दिया। कितनी बजे? 3 बजे। तारीख थी उस दिन 28 मई 1857 को राजस्थान में विद्रोह शुरू कर दिया। न्यूबरी, 2 अंग्रेजों को मारकर, 2 अंग्रेज थे, स्कॉटिशवुड
स्पॉटिशवुड और कर्नल न्यूबरी, इन दोनों को मारकर इन्होंने विद्रोह की शुरुआत कर दी नसीराबाद। फिर क्या हुआ, नसीराबाद से ये आग धीरे धीरे पहुंच गई भरतपुर। भरतपुर का राजा था उस वक्त जसवंत सिंह। जसवंत सिंह था, लेकिन जसवंत सिंह छोटा था तो मेजर मॉरिसन इसको संभाल रहा था। मेजर मॉरिसन इसको संभाल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आग यहां पहुंच गई। तो यहां पर 31 मई 1857 को जो गुर्जर और मेव जाति के लोग थे, गुर्जर और मेव, इन्होंने विद्रोह कर दिया। तो मेजर मॉरिसन भाग कर कहां चल गया, यहां से भागकर चल गया आगरा। कहां चल गया भैया, आगरा भाग गया यहां से। यहां तो हुआ 31 में। अब नीचे जाओ तो अब बाद में क्या हुआ, 31 मई निकल गई। यहां पर नीमच में कर्नल एबोट थे। एबोट को लगा कि यार यहां भी क्रांति बढ़ सकती है, तो क्या करा, सबको कस्में खिलवा रहा था एबोट कि हिंदू हैं वो अपने धर्म ग्रंथ पर, मुसलमान हैं वो अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर, जैसे कुरान गीता पर हाथ रखकर कसम खाए, मैं भी बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाऊंगा कि हम हमेशा कंपनी के साथ रहेंगे, ब्रिटिश सरकार के साथ रहेंगे, उनके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। तो ये करने की कोशिश कर रहा था एबोट। लेकिन यहां पर नीमच में एक व्यक्ति था, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने कहा, एक बात बताओ, तुम ईमानदारी रखने की बात कर रहे हो, लेकिन अवध में जो तुमने किया, क्या वो ईमानदारी थी? तो उसने कहा कि जब तुम खुद ईमानदार नहीं हो तो तुम्हारे प्रति हम क्यों ईमानदार रखें। उस वक्त तो इसको शांत करा दिया, लेकिन इसने फिर हीरा सिंह के साथ मिलकर विद्रोह छेड़ दिया नीमच। विद्रोह छेड़ दिया नीमच में 11 बजे, रात की 11 बजे। रात की, यहां तो दिन में छेड़ा था, यहां रात की 11 बजे विद्रोह छेड़ दिया। और तारीख थी 3 जून 1870। यहां से विद्रोह छेड़कर यहां मारकूट करके, यहां से मारकूट करते हुए यहीं गए शाहपुर। यहां से पास में पड़ता था मेवाड़। यहां से पास में पड़ता था मेवाड़। तो मेवाड़ से कौन आया, मेवाड़ में उस वक्त था शावर्स, मेजर शावर्स। मेजर शावर्स को खबर मिली तो मेजर शावर्स यहां पर आया। लेकिन जब तक ये शाहपुरा पहुंच चुके थे तो मेजर शावर्स भी इनके पीछे शाहपुरा गया। लेकिन क्या हुआ शाहपुरा में, शाहपुरा वालों ने दरवाजे लगा दिए अंग्रेजों के लिए, निकल लो यहां से। और जो क्रांतिकारी थे उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया शाहपुरा में। तो ये दोबारा यहाँ पर आ गया और नीमच पर इसने 8 जून को दोबारा अधिकार कर लिया। यहां से क्रांतिकारी पहुंचे देवली टोंक। कहां पहुंचे, देवली टोंक। देवली टोंक में इन्होंने 10 जून को विद्रोह कर दिया। 10 जून को विद्रोह कर दिया और यहाँ की छावनी को लूट पाट के यहां से भी निकल लिए ये आगरा होते हुए दिल्ली के लिए। आगरा होते हुए दिल्ली के लिए निकल लिए, देवली में विद्रोह करते हुए। तो यहां तक तो मामला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये देवली टोंक में विद्रोह छिड़ गया था। लेकिन यहां टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, जो अंग्रेजों की तरफ था। लेकिन वजीरुद्दौला का मामा था मीर आलम खान।
मीर आलम खां, ये किसकी तरफ था? ये क्रांतिकारियों की तरफ था, अंग्रेजों के विरोध में था। तो इसने तो 600 सैनिकों को साथ में भेजा था, किसके? देवली में जो क्रांतिकारी थे उनके साथ में भेजा था विद्रोह करने के लिए। तो यहां पर विद्रोह हुआ था टोंक में 14 जून को। यहाँ की खास बात और टोंक में जो महिलाएं थी ना, उन्होंने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया था। बाद में जाकर जनवरी की बात है, जनवरी 1858 में यहाँ पर मैंने पढ़ा था कि टोंक में तात्या टोपे आ गए थे। तात्या टोपे का साथ दिया था नासिर मोहम्मद। नासिर मोहम्मद ने इनने मिलकर इसको, नवाब को यहाँ पर हरा दिया था और पूरे टोंक पर कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर ऊपर से यहाँ से जॉर्ज उसने पैट्रिक लॉरेंस ने सेना भेजी और यहाँ से तात्या टोपे को जाना पड़ा। तो यह हो गया विद्रोह 14 जून तक। 14 जून के बाद तारीख आती है 9 अगस्त। 9 अगस्त। अब क्या है ना, जो ये अजमेर मेरवाड़ा था, यहां पर क्या है? जेल भी थी। तो एकमात्र ऐसी रियासत जहां ना सैनिकों ने करा ना आम जन ने करा, जहां पर कैदियों ने विद्रोह करा। तो वो कौन सी जगह थी बेटा? कैदियों ने जहां पर विद्रोह करा, अजमेर की। 50 कैदी यहां से भाग गए थे। 50 कैदी यहां से भाग गए। इन्होंने यहाँ पर जितने भी गोला बारूद थे सब पे कब्जा कर लिया, जितने भी अंग्रेज थे सबको उड़ा दिया, मार दिया। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ समय तो इन्होंने बढ़िया कब्जा करके रखा, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर ऊपर से ये पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने सेना बुला ली थी और यहाँ पर कब्जा करवा लिया। तो ये देखो मित्रों, यहाँ तक तो हो गया था। ये थी 9 अगस्त 1857 की। अब और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं, साफ कर देते इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है ना, आगे पीछे लेके स्क्रीनशॉट लेना। इसको थोड़ा सा अब आगे की बात करें तो अब आगे बात आती है एरिनपुरा। कहां? एरिनपुरा पाली। कहां पर है? पाली। तो क्या हुआ? ये रहा सिरोही। सिरोही में कौन था उस वक्त? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय कहां था? सिरोही, माउंट आबू। तो क्या करा था? यहां थी जोधपुर लीजन। ये सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन के कुछ सैनिकों को कहां भेज दिया गया? टुकड़ी को सिरोही में मुख्यालय में भेज दिया गया। लेकिन इनको पता नहीं था, आग तो यहां भी लगी हुई थी। धीरे धीरे जो नसीराबाद में, नीमच में जो क्रांति हुई, इधर भरतपुर में, टोंक में क्रांति हो रही थी, उसकी खबर धीरे धीरे पहुंच गई एरिनपुरा पाली। अब एरिनपुरा पाली और यहाँ पर जोधपुर लीजन के पास। तो इन्होंने कुछ भी नहीं देखा, जितने भी अंग्रेज थे सबको अंधाधुंध गोलियों से उड़ा दिया और उसमें मारा गया जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का बेटा अलेक्जेंडर। और यह सब घटना हुई 21 अगस्त 1870।
21 तारीख को यहाँ पर इन्होंने विद्रोह कर जितने भी अंग्रेज थे सबको गोलियों से भून दिया माउंट आबू। और यहाँ से ये विद्रोह करते हुए हल्ला मचाते हुए पहुंचे एरिनपुरा, जहां पर इनका जो बाकी सैनिक टुकड़ी थी जोधपुर लीजन की, उन्होंने भव्य स्वागत किया। और भव्य स्वागत किया उसके बाद 23 अगस्त 1857 को 3 जने, मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम, इन तीनों के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। कहां पर? एरिनपुरा पाली में। एरिनपुरा पाली में विद्रोह शुरू हो गया। अब पाली के ये सैनिक यहां से विद्रोह शुरू करते हुए आगे बढ़े तो आगे आऊंगा पहुंचे। तो आऊंगा के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत ने 6000 सैनिक इकट्ठे कर लिए इनका साथ देने के लिए। 6000 सैनिक इकट्ठे कर लिए। और अब जब ये विद्रोह के लिए खड़े हो गए तो यहां पर कौन सा क्षेत्र पड़ता है? जोधपुर। जोधपुर का राजा था तख्त सिंह। तख्त सिंह को आदेश मिला पैट्रिक लॉरेंस की तरफ से कि भैया क्या हो रहा है तुम्हारे वहां, सेना वेना भेजो, काबू करो मामले को। तो तख्त सिंह ने भेजा अनोड़ा सिंह और साथ में हीथकोट के साथ सेना भेजी। किससे? क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए। और ये हुई थी बिथोड़ा में। तो बिथोड़ा में लड़े हुए, लेकिन भैया क्रांतिकारियों में थे ठाकुर कुशाल सिंह। तो ठाकुर कुशाल सिंह पर आशीर्वाद था माता भद्रकाली, जिनके 10 सिर और 54 हाथ। माता भद्रकाली, जिनको बाद में सुगाली माता नाम दिया गया। तो माता के आशीर्वाद से बिथोड़ा का युद्ध जीत गए। अनोड़ा सिंह, हीथकोट दोनों मारे गए। अब एक युद्ध में हार गया। ये युद्ध हुआ था 8 सितंबर। तो इसी के 10 दिन बाद ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद आया और साथ में कौन था? जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन और जॉर्ज लॉरेंस। और साथ में कौन थी? मारवाड़ की सेना। इधर कौन थे? कुशाल सिंह और क्रांतिकारी। आगे भैया आमने सामने इस बार था चेलावास। अब चेलाओं के वास में 18 सितंबर 10 दिन बीत गए थे। 10 दिन बीत जाने के बाद दोबारा ये आए तो दोबारा इनको मुंह की खानी पड़ी। और इस बार तो इतनी बुरी तरह से मारा जिसकी कोई हद नहीं। क्रांतिकारी इतने जोश में आ गए थे कि मैकमोसन की तो गर्दन काट कर पूरे शहर में घुमाई थी। लेकिन अब इस 2 युद्धों को जीतने के बाद क्रांतिकारियों कुशाल सिंह चंपावत बहुत आसमान पर पहुंच गए थे। लेकिन फिर आया ब्रिगेडियर
होम्स। इसने क्या करा, इसने सबसे पहले पता लगाया कि किसकी वजह से जीत रहे हैं, तो वो थी माता भद्रकाली। इसने माता भद्रकाली के प्रभाव को कम करने के लिए उन पर कचरा करवा दिया, जिस कारण से उनका नाम पड़ गया सुवाली माता। और ब्रिगेडियर होम्स ने 20 जनवरी 1858 को क्रांतिकारियों पर दमन कर दिया। तो कुशाल सिंह चंपावत फिर चले गए थे। 1860 में उन पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन पर थोड़ा वो एक आयोग बिठाया था, टेलर आयोग, लेकिन उसमें उनको बिल्कुल निर्दोष साबित किया। लेकिन जो तख्त सिंह थे उन्होंने उनसे उनकी जागीर छीन ली थी। 64 में जाकर कुशाल सिंह जी की मृत्यु हुई। तो एक तो ये, और अब इसके बाद अब आते हैं प्रमुख राजस्थान की सबसे प्रमुख क्रांति, जो भी भैया कहां पर, कोटा। कोटा अब धीरे धीरे आग कोटा में भी पहुंच चुकी थी। कोटा में बात है ये 15 अक्टूबर की। 15 अक्टूबर को कोटा में रिसालदार थे मेहराब खां। और वकील जय दयाल भटनागर। अब इन्होंने की भैया, जब इतनी जगह क्रांति हो रही है, पूरे राजस्थान में क्रांति हो रही है, हम कैसे पीछे रह जाए। इन्होंने क्या करा, जो राम सिंह थे शासक, राम सिंह से कहा कि एक काम करो, अंग्रेज तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे, तुम तो अंदर बैठ जाओ चुपचाप, कह देना कि हम, मेरे को तो कैद कर लिया इन्होंने, तो भैया तुम बैठ जाओ चुपचाप और हमको चला दो काम। तो भैया रिसालदार मेहराब खां और इन्होंने वहां की जो 2 पलटनें थी, नारायण और भवानी पलटन, इन दोनों के साथ मिलकर शुरुआत कर दिया विद्रोह। और यहां पर जो आम जनता थी, टोंक में भी देखो, बाकी सारी जगह जितने भी हमने देखी, वहां पर क्या था, छावनियां थी, सैनिक थे, छावनियां थी और सैनिक थे। लेकिन यहां पर कोटा में, और बात करें टोंक की, तो वहां पर कौन थे, आम इंसान, बिल्कुल। तो आम इंसान जो थे, जो जनता थी, उन्होंने विद्रोह किया। तो नारायण और भवानी पलटन के साथ में आम जनता ने विद्रोह कर दिया। तो यहां पर कौन संभाल रहे थे, मेजर बर्टन। मेजर बर्टन, उनके 2 पुत्र भी थे, ऑर्थर और फ्रैंक। तो मेजर बर्टन भैया यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट थे, तो छोरे भी क्या है, थोड़े पावर में थे। उन्होंने कहा क्या चल रहा है, कैसे, मेहराब खां ने क्या होता, घेरा, फड़ 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 फड़, मामला खत्म। इतने में पता पड़ा डॉक्टर सैडलर वो क्वांटम, डॉक्टर सैडलर वो क्वांटम, ये दोनों, इन दोनों को भी जब इन्होंने ज्यादा आवाज की तो निपटा दिया। अब विरोध करने आया, जब मेजर बर्टन को पता पड़ा मेरे दोनों छोरों की हत्या कर दी और सैडलर क्वांटम को भी मार दिया, तो मेजर बर्टन आया विरोध करने। तो सेनाओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। फिर मेजर बर्टन की इन्होंने गर्दन काट के भाले की नोक पर लगा के पूरे शहर में घुमाया, पूरे शहर में घुमाया। उसके बाद तोप के आगे लगाकर भड़ाक से हुआ। तो इस तरह रिसालदार मेहराब खां और जयदयाल भटनागर ने काबू पाया था कोटा। 6 माह तक इन्होंने सफलतापूर्वक शासन चलाया, पब्लिक की इच्छा से, जनता की इच्छा से। लेकिन कहते हैं ना,
अपनी थाली में ही 6 दुख तो काफी। तो यहां से धौलपुर के थे मदन सिंह, मदन लाल, मदन पाल ने अपनी सेना भेजकर कोटा में, यहाँ पर धौलपुर के मदन पाल और H.G. रॉबर्ट, ये दोनों थे। इन्होंने आकर यहाँ पर इनका दमन किया और बाद में इन दोनों को फांसी दे दी गई। तो इस तरह राजस्थान की पूरी क्रांति का दमन हो गया। लेकिन एक और क्रांति है, ये धौलपुर नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, धौलपुर के तो अब आएगा। एक करौली के मदन पाल थे, थोड़ा गलती से लिखा है, करौली के मदन पाल थे जिन्होंने विद्रोह किया, जिन्होंने विद्रोह को दबाने में मदद की थी। तो करौली वालों ने मदद की थी भैया, बुरा मत मानना, करौली वालों की थी तो की थी, क्या करें। अब आखिरी बस्ती है धौलपुर की क्रांति। ये कब हुई थी? कोटा वाली 15 अक्टूबर को। अब बची है धौलपुर की, तो यहां पर बात है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर यहां का शासक था भगवंत सिंह। तो जब सब जगह क्रांति चल रही तो यहाँ कैसे पीछे रह सकते थे? तो यहां पर देवा गुर्जर ने स्थानीय सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और यहां पर बाहर ग्वालियर व ग्वालियर और इंदौर के सैनिक जो आए थे वो भी यहाँ पर आ गए। देवा गुर्जर के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पर पूरे धौलपुर पर अधिकार कर लिया, भगवंत दास को कैद कर दिया और यहाँ मिलकर इन्होंने फुल लूटपाट की, अंग्रेजों को मारा, अंग्रेजों की छावनियों को नष्ट करा। बाद में इन्होंने आगे जाकर आगरा में भी धूम मचाई थी। यहाँ के जो एक ग्वालियर और इंदौर के सैनिक थे इन्होंने, तो क्या है, अब इन्होंने इतनी धूम मचा दी कि ये भगवंत दास ने बुलाया। कहाँ के थे? दूसरे शहर के, मध्य प्रदेश के यहाँ पर आकर विद्रोह कर रहे हैं। तो विद्रोह को दबाने के लिए भी तो बाहर के आदमी को बुलाना पड़ेगा। तो भैया यहाँ से पंजाब से पटियाला के 2000 सिख सैनिक, 2000 सिख सैनिक और प्लस अंग्रेजों की सेना, इन दोनों ने मिलकर आकर धौलपुर के विद्रोह को रोका। तो एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर बाहर के लोगों ने आकर विद्रोह किया और दबाया भी बाहर के लोगों ने। तो यह थी आखिरी, ये था 27 अक्टूबर 1857। तो ये आखिरी था जहां पर विद्रोह को दबा दिया। तो मित्रों, पूरी तरह से ये क्रांति हो चुकी है। अब इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो देख लेते हैं। तो अब देखो, आगे क्रांति तो हुई, लेकिन कौन कौन से ऐसे प्रमुख लोग थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया और कौन कौन से ऐसे गद्दार थे जिन्होंने अपने ही देश के साथ विद्रोह किया। देखते बात करें सबसे छोटा, हेमू कालानी सरदार शहर चूरू का था। ये सबसे छोटा शहीद। मतलब 1857 की क्रांति, इसको टोंक में फांसी दी गई थी।
टोंक में फांसी दी गई। एक और हेमू कालानी के बारे में पता चलता है जिनको 1942 में फांसी दी गई थी 19 साल की उम्र, लेकिन ये 1857 की क्रांति के वक्त थे, वो 1923, और उनका संबंध था सिंध प्रांत से, तो ज्यादातर फेमस वही है। ये राजस्थान के। दूसरा नाम आता है अमरचंद बनकिया। अमरचंद भाटिया, तो अमरचंद भाटिया थे बीकानेर के रहने वाले। ये ग्वालियर में गए थे व्यापार करने अपने पिताजी के साथ, व्यापार करने गए थे अपने पिताजी के साथ। तो कुछ ही समय में इनकी काबिलियत को देखते हुए इनको ग्वालियर का राजकोष भी संभाल दिया था। लेकिन जो कुछ भी हुआ, लेकिन मन से ये देशभक्त, मन में इनके देश के लिए भक्ति थी। तो जब क्रांति के लिए लक्ष्मीबाई और नाना साहब तात्या टोपे, इनको धन की जरूरत पड़ी, रसद की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने ग्वालियर का जो राजकोष था वो पूरा खोल दिया। अपने जीवन की संपूर्ण संपत्ति इन्होंने क्रांतिकारियों के हवाले कर दी। अब ऐसा काम कौन कर सकता है? राजस्थान में ऐसा काम पहले एक भामाशाह ने किया था, तो इनको भी एक नाम मिल गया, 1857 क्रांति का भामाशाह। एक तो ये। दूसरी बात, अंग्रेजों को जब इनके बारे में पता चला तो 22 जून 1898 को इनको नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। तो राजस्थान में सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को मारा गया, फांसी दी गई, तो वो थे अमरचंद बनकिया। इसलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे भी इन्हें कहते हैं। और नाम ढूंढो तो और नाम आएंगे कोठारिया के रावत जोध सिंह। रावत जोध सिंह ने आमुआ के कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी। कुशाल सिंह को अपने घर में शरण दी। तात्या टोपे को जरूरत पड़ने पर रसद प्रदान की, रसद सहायता प्रदान की। और जितना हो सका इन्होंने 1857 की जो राजस्थान में क्रांति हुई थी पूरी तरह से सहयोग किया। ये ठिकाना है मेवाड़ का। कुशाल सिंह चंपावत जब उनको लगा था कि अब मैं जीत नहीं सकता, तो वहां से युद्ध से लौटकर वो रावत जोध सिंह के पास आ गए कोठारिया। तो इन्होंने बहुत मदद की थी। ये ऐसे ही महत्वपूर्ण इंसान है। अब बात करें कुछ गद्दारों की, तो जो जयपुर के राम सिंह। अब जयपुर के राम सिंह सेठी, इन्होंने तो पूरे तन मन और धन से किनकी सहायता की? अंग्रेजों की। विद्रोह को दमन करने में इन्होंने बहुत सहायता की। तो अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर इनको कोटपुतली की जागीर और सितार हिंद की उपाधि दी। दूसरा है बीकानेर के सरदार सिंह। अब इनकी तो पूछो ही मत।
ये तो अंग्रेजों के इतने भगत निकले कि अपने राज्य से बाहर जाकर इन्होंने अंग्रेजों की मदद की। और देखो तो मदन पाल कहाँ के, करौली के, जिनको मैंने अभी गलती से धौलपुर लिख दिया था। मदन पाल, आप ये बात जिंदगी भर नहीं भूलोगे कि मैंने गलती से धौलपुर लिख दिया था। तो अच्छी बात है, मदन पाल भी आपको याद रहे। तो मदन पाल ने किस तरह से कोटा के राम सिंह को छुड़वाया और अंग्रेजों की सहायता की। तो इनकी तोपों की सलामी को कर दिया 17 तोपों की सलामी, 13 की शायद 13 या 15 की सलामी। शाबाश, ऐसे ही काम करें। तो भैया ये कुछ थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। अंग्रेजों ने एक बात की, अगर इनके ये जो राजा थे ना, ये देशभक्त होते, ये क्या नाम है, प्रिचार्ड था अंग्रेज अधिकारी, उसने कहा था अगर अंग्रेज ये देशभक्त होते ना तो राजस्थान का इतिहास ही कुछ, ये क्रांति का ये इतिहास ही कुछ और होता। अगर ये क्रांतिकारियों के साथ हो जाते तो अंग्रेजों की इतनी औकात नहीं थी कि वो यहाँ पर शासन भी कर सके, लेकिन इनको अपने देश से ज्यादा अपने ऐशो आराम की चिंता थी। तो ये तो हो गई प्रमुख बातें। अब देख लेते हैं अंतिम चीज, असफलता। क्रांतिकारियों को जो असफलता मिली उसके प्रमुख कारण क्या थे? असफलता के प्रमुख कारण, तो इसके लिए आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। पहला कारण देखो, क्रांति का एक निश्चित समय पर प्रारंभ नहीं होगा। अगर क्रांति वाकई में एक निश्चित दिन पर प्रारंभ होती, सारे एक साथ होते, तो बात कुछ अलग होती, क्योंकि अंग्रेजों के पास समय ही नहीं होता कि हम कैसे संभालें, वो बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन क्रांति रुक रुक कर हुई तो अंग्रेजों को मौका मिल गया कि हाँ थोड़े दिन इधर चल गए, थोड़े दिन उधर चल गए, मामला संभाल लिया। दूसरे, देश के नेता और नेतृत्वकर्ता, प्रभावी नेतृत्वकर्ता की कमी। कहते हैं कि अगर इस क्रांति को संभालने वाला एक भी प्रभावी नेता होता, कोई नेतृत्व करता होता इस क्रांति का, तो अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ता। लेकिन इस क्रांति का कोई प्रभावी मतलब कोई नेता नहीं था, सब अपनी अपनी मर्जी से जा रहे थे, तो उनको ये बताने वाला कि हमको किस तरह से काम करना चाहिए कोई भी नहीं था, एक प्रभावी लेवल से जो सबको कंट्रोल करके चला। तीसरी बात, राजा महाराजा, जो राजा महाराजा थे क्रांतिकारियों का साथ न देकर क्रांतिकारियों का दमन किया। क्योंकि अगर राजा महाराजा क्रांतिकारियों को साथ दे देते तो भैया अंग्रेजों को फिर यहां देश छोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। चौथी बात, हथियार, गोला बारूद की कमी।
गोला बारूद की कमी। 5वां पॉइंट लिख लो कि दक्षिण भारत का जो दक्षिण भाग है इस क्रांति से अछूता रहा। लेकिन यह एक ऐसी क्रांति है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने साथ में मिलकर इतना तगड़ा झटका दिया अंग्रेजों को कि वो भूल नहीं पाए। इसको माना जाता है कि क्रांति असफल रही, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आप देखो इनका मकसद क्या था। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने भी, बेगम हजरत महल, सबने विद्रोह किया। इनका मकसद क्या था? कंपनी का जो शासन चल रहा है उसको खत्म करना, कंपनी की जो मनमानी चल रही है उसको खत्म करना, और जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है राजा महाराजाओं के साथ जो मनमानी चल रही है उसको खत्म करना। तो ये हुआ 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो अधिनियम है, इधर देखिए 1858 का जो अधिनियम आया उसमें क्या था? कंपनी का शासन समाप्त। कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया। पूरा किसने ले लिया था? ब्रिटिश सरकार ने, लंदन की ने अपने हाथ में। वायसराय की नियुक्ति किसके स्थान पर? गवर्नर जनरल के स्थान पर। ये तो वो की वही बात थी। वैसे अब ये इतने घबरा गए थे, एक इन्होंने भारत सचिव की भी नियुक्ति की। ये एक नया पद था भारत सचिव। और जहां पर पहले 1:5 ये अनुपात रहता था सैनिकों का, यहां पर 5 की जगह थे भारत के सैनिक और ये थे अंग्रेज। तो जो भेदभाव किया जाता था भारत के सैनिकों के साथ, वो भी क्योंकि वो डर गए थे, वो डर गए थे कि सैनिकों के साथ जो भेदभाव किया गया वही परिणाम था इस क्रांति का। तो पहला तो इन्होंने 1:2 और 1:3 कर दिया सैनिकों की संख्या। इतने भारत के, इतने अंग्रेज, इतने भारतीय, इतने अंग्रेज। तो एक तो खतरा कम है, और दूसरा अब उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था सैनिकों के साथ, अंग्रेज जो है अधिकारी उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती थी भारत के सैनिकों के मुकाबले में। तो इन्होंने थोड़ा ढीलापन किया। अब जो भारत के सैनिक थे उनको भी आगे बढ़ने का मौका देने लगे। तो क्या था ये प्रभावी तो था क्रांति का, इन्होंने जो किया। तो इस तरह के बहुत से बदलाव हुए थे। और राजा महाराजाओं के ऊपर जो भी ये प्रतिबंध लगाते थे, जो नियम लागू कर देते थे, जैसे वो डलहौजी का था कि जिसके संतान नहीं होगी उसके राज्य पर हम कब्जा कर लेंगे, ऐसे नियमों को समाप्त कर दिया गया। तो यही सब था 1857 की क्रांति। तो मित्रों, अभी 1857 की क्रांति का मामला पूरा हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे आंदोलन, किसान आंदोलन से, क्योंकि इसके बाद वही शुरू हुए थे किसान आंदोलन। तो ठीक है मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलता है। जय हिंद।